साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पॉलिटी बाई पवन सारस्वत मैथ्स बाई विपिन सर पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, जिसके हम विभिन्न एक्ट जो थे, चार्टर जो थे, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट समाप्त होता है। उसके पश्चात मित्रों अगला एक्ट हम पढ़ते हैं, वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहली बात मित्रों, ये जो एक्ट था वो लागू कब होता है? तो 21 जून 1773 ईस्वी को लागू होता है। लागू कब हुआ? 21 जून 1773 ईस्वी को लागू हो जाता है। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो लॉर्ड नाथ थे। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? लॉर्ड नाथ थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। लागू कब हुआ? 21 जून 1773 ईस्वी को लागू होता है। इस एक्ट के समय मित्रों 3 बड़ी रियासतें थी। कितनी बड़ी रियासतें थी? 3 बड़ी रियासत। और 3 बड़ी रियासत कौन कौन सी? तो नंबर 1 पर बम्बई, नंबर 2 मद्रास और नंबर 3 कलकत्ता। तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जो तीनों बड़ी रियासतें थी, इन तीनों बड़ी रियासतों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो पहली बात, 3 बड़ी रियासत कौन कौन सी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों बड़ी रियासतों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। और बंगाल का पहला जो गवर्नर बनता है वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कितनी बड़ी रियासत? 3 बड़ी रियासत, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, तीनों किसके अधीन कर दी गई? बंगाल गवर्नर के अधीन कर दी गई। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने बंगाल में किसकी शुरुआत कर दी? द्वैध शासन की। किसकी शुरुआत कर दी? द्वैध शासन। द्वैध शासन अर्थ होता है दोहरा शासन। 2 व्यक्ति, 2 शासक, 2 राजाओं द्वारा शासन का संचालन करना द्वैध शासन के अंतर्गत आता है। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके पश्चात बंगाल गवर्नर का जो पद था वो किस में बदल दिया गया था? गवर्नर जनरल के रूप में। किस रूप में बदल दिया गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने किसकी शुरुआत की? द्वैध शासन की। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। और बंगाल गवर्नर का पद किस में बदल दिया गया? गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अब मित्रों यहाँ पर अंतर समझना है आपको। बंगाल का पहला गवर्नर पूछे, आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स बना, इसने बंगाल से किसको समाप्त कर दिया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और जैसे इसने समाप्त किया था तो इस पर क्या लाया गया? महाभियोग लाया गया। क्या लाया गया? महाभियोग। तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लाया गया वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1773 के एक्ट के तहत ही वर्ष 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में मित्रों कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब की गई? 1774 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता में। किसकी स्थापना होती है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो जाती है। और सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 4, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा एम्प्रे को बनाया गया। किसको बनाया गया? एलिजा एम्प्रे पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन बने थे? तो वो था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। कौन कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश पूछे तो आंसर ये हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश पूछे तो एलिजा एम्प्रे हो जाएगा। तो 1774 में किसकी स्थापना हो गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। वर्तमान पूछा जाए अपना सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत वर्ष 1937 में कलकत्ता से कहां लाया गया? दिल्ली लाया गया था। अब देखिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कौन से प्रशासन की? केंद्रीय प्रशासन। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत आती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस एक्ट के तहत प्रावधान कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। क्या नहीं कर सकेंगे? निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। और ना ही किसी देशी राजा से किसी तरीका का उपहार ले सकेंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध
और उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया, तो वो एक्ट था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई, तो वो एक्ट था अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब प्रशासन दो रूपों में होता है, एक प्रशासन का तो केंद्रीकरण, दूसरा होता है विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण में एक शक्तियां एक के पास हो जाती हैं, विकेंद्रीकरण में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभिक मैंने आपको बताया 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर दूसरा हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट के तहत क्या क्या विशेषताएं रही थी। सबसे पहली बात, इस एक्ट के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पिट था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पिट थे। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को नाम दिया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे, इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं रही थी। तो ये जो 1784 का एक्ट था, इस एक्ट के तहत कंपनी के, कौन सी कंपनी मित्रों, यहाँ पर कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के कार्य एवं व्यापारिक जो क्षेत्राधिकार था, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। यानी कंपनी के जो क्षेत्राधिकार थे, उन क्षेत्राधिकारों को अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक जो क्षेत्राधिकार थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य क्षेत्राधिकार को अलग अलग कर दिया गया था। नंबर 1 पर आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नंबर 2 पर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो प्रथा शुरू होती है वो किस एक्ट के तहत हुई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रथा की शुरुआत हो जाती है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के तहत मैंने बताया था कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस एक्ट के तहत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के कंपनी के क्षेत्राधिकार जो थे, व्यापारिक क्षेत्राधिकार जो था, राजनीतिक जो क्षेत्राधिकार था, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से मामले देखेगा, राजनीतिक मामले। कौन से मामले देखेगा, राजनीतिक मामले। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से मामले देखेगा, व्यापारिक मामले। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो प्रथा शुरू होती है, वो किस एक्ट के तहत शुरू हुई थी, वो एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी इस 1784 के एक्ट के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पिट था। इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य और क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कौन से मामले देखेगा, राजनीतिक मामले। नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन से मामले देखेगा, व्यापारिक मामले। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रथा शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन, पिट। और देखिए 1784 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात अगला एक्ट आता है अपना 1793 का चार्टर एक्ट। अगला एक्ट कौन सा गया, 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो क्षेत्राधिकार था, व्यापारिक क्षेत्राधिकार, कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो कंपनी के व्यापारिक क्षेत्राधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष के लिए। मैंने आपको बताया था मित्रों 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था, वो 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के तहत मैंने बताया था कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो इसने प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने वर्ष का व्यापारिक फरमान जारी किया था, 15 वर्ष का। कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। किस एक्ट के तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, सिविल सेवा। तो भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत कर दी गई। सिविल सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत किस एक्ट के तहत मानी जाती है, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसका जनक किसको कहा जाता है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भू राजस्व हेतु स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत भी कब से मानी जाती है? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत मानी जाती है। तो 18 नंबर 1 हमने पढ़ा 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 2 पढ़ा हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर 3 पढ़ा हमने 1784 का पेटेंट एक्ट। नंबर 4 पढ़ा हमने 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए। भारत में किसकी शुरुआत हो गई? सिविल सेवाओं की, जिसका जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। भू राजस्व हेतु स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत भी किस एक्ट के तहत मानी जाती है? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भू राजस्व हेतु स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। अब इसी के साथ भारत के समुदाय विकास का 1793 का जो चार्टर एक्ट था समाप्त होता है और उसके पश्चात मित्रों अगला एक्ट आता है और वो है अपना अगला एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। तो इससे पहले हमने पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट और अब हम पढ़ रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, मैंने बताया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। 1813 का चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार जो था उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर बैन लगा दिया गया व्यापारिक एकाधिकार को। तो 1813 का चार्टर एक्ट की पहली विशेषता, कंपनी के व्यापारिक क्षेत्राधिकार जो थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक क्षेत्राधिकार या एकाधिकार जो था उसको समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 2 छूट दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार, इसके साथ व्यापार, पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार की छूट दे दी गई। तो पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था, क्षेत्राधिकार जो था, किस एक्ट के तहत दे दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। तो पहली बात, कंपनी के व्यापारिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए। 2 क्षेत्रों में छूट दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार कर सकेगी और दूसरी बात, किसके भारत में किसका व्यापार कर सकेगी? चाय का व्यापार। पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार का एक अधिकार जो था वो किस एक्ट के तहत दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। इसी एक्ट के तहत प्रावधान कर दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी मित्रों प्रति वर्ष 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपया भारतीयों के लिए उनकी शिक्षा साहित्य पर खर्च करेगी। किस पर खर्च करेगी? शिक्षा साहित्य पर। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा साहित्य पर खर्च करेगी। और इसी एक्ट के तहत प्रावधान कर दिया गया था कि पहली बार ब्रिटिश मिशनरियों को, किसको? ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। किसकी छूट दे दी गई? भारत में धर्म प्रचार की। किसको? ब्रिटिश मिशनरी को। यानी कि मित्रों 1813 से पहले ब्रिटिश मिशनरी या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो था उस पर प्रतिबंध था भारत में। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत एक प्रावधान नया जोड़ दिया गया कि ब्रिटिश मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है भारत में अब किया जा सकेगा। मित्रों 1857 की जो क्रांति आगे चल करके होती है उस क्रांति का एक धार्मिक स्वरूप भी अगर देखा जाए तो वो धार्मिक स्वरूप यही माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार की छूट देने के कारण ही धार्मिक कारण 1857 क्रांति का बना था। तो 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत पहली बार व्यापारिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए थे। 1813 का मैंने बताया 1793 का चार्टर एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट था, उसमें मैंने बताया व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट आते ही यानी 1793 20 की 1813 हो गया और आते ही यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन कंपनी के लिए कुछ विशेष छूट दे दी कि कंपनी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में हर वस्तु का व्यापार कर सकेगी। भारत में सिर्फ किसका व्यापार कर सकेगी? चाय का, और चीन के साथ व्यापार कर सकेगी। यानी कि पूर्वी देश
चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था, क्षेत्राधिकार जो था, किस एक्ट के तहत दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। और पहली बार किसको? ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का एक धार्मिक कारण भी माना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो तात्कालिक कारण जो था, आप लोग पढ़ते आए, आगे मैं भी चल के बताऊंगा आप लोगों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने एक नीति अपनाई थी, चर्मयुक्त कारतूसों का प्रयोग 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण रहा था। तो धार्मिक कारण ये भी माना जाता है ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट देना, और प्रतिवर्ष प्रावधान कर दिया कि 1 लाख रुपया भारतीयों के लिए शिक्षा साहित्य पर खर्च करेगी। ये था मित्रों अपना 1813 का चार्टर एक्ट। तो प्रारंभिक चरण पढ़ा हमने 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर दूसरा पढ़ा हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नंबर 3 पढ़ा हमने 1784 का पिटसैंडी एक्ट। उसके पश्चात पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट, और उसके पश्चात पढ़ा मित्रों हमने 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के पश्चात अगला हम पढ़ने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए मित्रों 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान क्या क्या थे, क्या इसकी विशेषताएं थी। तो उसके अंतर्गत 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान था? सबसे पहली विशेषता 1813 मैंने आपको बताया था, 1813 मैंने आपको बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार जो था, उस व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार, भारत में चाय के व्यापार की छूट दे दी थी। और उसके पश्चात अगला था अपना 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार को भी यहां पर क्या कर दिया गया मित्रों? प्रतिबंधित कर दिया गया। 1813 में तो छूट दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार कर सकेगी और भारत में चाय का व्यापार कर सकेगी। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आते ही कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए गए और पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार का एक अधिकार भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। उसके पश्चात मित्रों 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रारंभ में ना बताया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब उससे पश्चात देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो मित्रों आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा, जिसने बंगाल में किसकी शुरुआत की? द्वैध शासन की, यानी दोहरे शासन की। और बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पर 1833 के एक्ट के तहत क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है मित्रों? विलियम बेंटिंग बना। कौन बना था? विलियम बेंटिंग। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग बना था। कौन बना था? विलियम बेंटिंग। यानी संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग बना था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बंगाल में किसकी शुरुआत की? द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। उसके पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग बना था, जिसने किसका अंत किया था मित्रों? सती प्रथा का अंत किया था। किस प्रथा का अंत किया? तो भारत में सती प्रथा जो थी उसका अंत 1829 ईस्वी में किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसका अंत किया? सती प्रथा का। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कब? 1829 ईस्वी में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिंग बना, जिसने 1829 ईस्वी में किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के
प्रयासों से किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? विलियम बेंटिंक था। 1833 का चार्टर एक्ट, पूर्वी देश चीन के साथ व्यापार, भारत में चाय के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक बना, जिसने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसका अंत किया? सती प्रथा का। किसका अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत भारतीयों को, किसको? भारतीयों को सिविल सेवाओं में, किसमें? सिविल सेवाओं में शामिल करने की बात कही थी। किसमें शामिल करने की बात कही? सिविल सेवाओं में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, किसके विरोध के कारण? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए 1830 के चार्टर एक्ट में बात तो आती है कि भारतीयों को शामिल करने की बात, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया, इस कारण उनको शामिल नहीं किया गया था। आज तक इसी वीडियो में मित्रों अब यहाँ तक 1833 का हमने चार्टर एक्ट पढ़ा, बाकी का संविधान विकास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। हम आप लोगों से ये हमारा यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, साथ ही सहपाठियों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।